प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार कानून को संवैधानिक ठहराया है। मतलब ये कि अब हर किसी स्कूल को 25% गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी होगी। लेकिन क्या यह सब आसान होगा? साल 2009 में केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया, लेकिन इसे लागू होते होते 2 साल बीत गए और इसी दौरान अनपढ़ों की लाइन और लंबी हो गई। सबसे ज्यादा आपत्ति निजी स्कूलों को थी, जिन्हें अपने यहाँ गरीबों को मुफ्त में पढ़ाना था। दलीलें कई थी, मसलन मेरिट को नुकसान पहुँचेगा, खर्च कौन उठाएगा, वगैरह वगैरह। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दलीलों को नकार दिया। नतीजन अब सभी निजी स्कूलों को अपने यहाँ 25% गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई सवाल अब भी बाकी हैं। क्या सरकार देश के करोड़ों गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सफल हो पाएगी? क्या इतना आधारभूत ढांचा है कि ये मुमकिन हो सके? क्या ये सुनिश्चित हो सकेगा कि निजी स्कूल गरीब बच्चों को पढ़ाने का खर्च दूसरे बच्चों के सर ना मढ़े? और तो और गरीब बच्चे की परिभाषा क्या है? ऐसे सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जवाब आते आते कहीं गरीब के हाथों से तालीम का वक्त न निकल जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप पुरी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कॉरस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट में एजुकेशन के रीडर हैं, कैप्टन संजय आनंद, जो दून पब्लिक स्कूल पंचकूला के प्रिंसिपल हैं, और पंकज चांदगोटिया, जो पेशे से वकील हैं और राइट टू एजुकेशन को लेकर कई PIL भी दायर कर चुके हैं। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। डॉक्टर पुरी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये अदालत का ये फैसला आया है, इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है तुरंत? असल में ये अदालत का फैसला बहुत ही अहम है और ये जिस मंजर पे आया है और जिस तरीके से आया है, इससे कम से कम ये हुआ है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के ऊपर जिस भी तरह के ऐतराज या जिस भी तरह की टिप्पणियां की जा रही थीं, जो इसके आधारभूत ढांचे को ही सवालों के दायरे में खड़ा कर रही थीं, उनके ऊपर तो एक रोक लगी है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। इसलिए तो इसको हमें अहम मानना चाहिए। ये बात जुदा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट अमल में आ जाने के बाद जो मसले हमारे सामने हैं एजुकेशन सब तक पहुंचाने के, वो हल सच में हो जाएंगे। जैसे आपकी रिपोर्ट में अभी बोला है आपने कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इतना समय बीत जाएगा कि वो बच्चे और वो तालीम लेने का समय ही उनके लिए निकल जाएगा? टीचर्स कहां से आएंगे? एक पूरा एक माहौल कैसे बनेगा जिसमें क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके? ये मसले बिल्कुल अपने आप अपनी एक उनका महत्व है, वो खड़े हैं और उनका सामना हमने एक राष्ट्र के तौर पे इकट्ठे तो करना ही करना है। लेकिन इस फैसले के साथ जो मुद्दा बहुत चर्चा में रहा है वो ये रहा है कि पिछले 2 साल से RTE के एक आर्टिकल में ये था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो 25% अपनी जो सीटें हैं वो उन बच्चों को देंगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने इसका कुछ दलीलों के आधार पर विरोध किया। जैसे कि एक आर्टिकल 19(1)G है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति एक इंस्टीट्यूशन खोल सकता है एजुकेशन देने के लिए। तो उसके आधार पे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है, तो इसलिए हमें हमारे ऊपर कोई बंधन किसी भी तरह का नहीं लग सकता। और ये एक्ट उस कॉन्स्टिट्यूशन की धारा को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो अब डिसीजन आया है, जो मेजॉरिटी डिसीजन है, उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि 19(1)G जो आर्टिकल है, ये कहना उनको प्राइवेट स्कूलों को कि आप 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बच्चों को भी दाखिल करें, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि गवर्नमेंट रीजनेबल
रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो उन्होंने ये कहा है बहुत अच्छी तरह से कि ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो जो 25% बच्चे वीकर सेक्शन के प्राइवेट स्कूलों को पढ़ाने थे इस कानून के तहत, अब वो उसके लिए बाध्य हो गए हैं, वो पढ़ाएंगे। संजय नंद जी, आप एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप इस जो जजमेंट को कैसे देखते हैं? ऐसे है, अभी ये रूल बना दिए 2009 से तो इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, और हर एक मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं अपने जो भी इनको रिसोर्सेज हैं उसमें कर रहे थे अपने अपने तरीके से, बट सिंस इट्स बिकम अ लॉ तो वी कैन नॉट ब्रेक इट एंड वील हैव टू इम्प्लीमेंट इट। और बट ये है कि रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड होते हैं, बर्डन अल्टीमेटली पेरेंट्स पे ही जाएगा। रिसोर्सेज फी सिर्फ, लेकिन जो एजुकेशन है उसका एक तो मसला है कि जब प्राइवेट स्कूल है उसको प्रॉफिट भी कमाना है और वो बाकी सारे मसले हैं, लेकिन एजुकेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आप मतलब जिस किस्म की रियायतें स्कूलों को या और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मिलती हैं उसके एवज में ये एक दावा किया गया है कि आपको 25% जो बच्चे हैं 6 से 14 साल की एज में जो गरीब तबके के हैं उनको पढ़ाना है मुफ्त में। देखो, गवर्नमेंट कोई आज की तारीख में गवर्नमेंट कोई हमें फैसिलिटीज नहीं देती है। लैंड लेना हो इट इज मार्केट प्राइस, ऑप्शन पे लेना पड़ता है हमें लैंड। हमें बिजली का कमर्शियल देना पड़ता है, पानी का कमर्शियल देना पड़ता है, और वी हैव टू फॉलो एज वी आर ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री। तो इस मामले में पंकज जी ने कई अदालती कार्रवाई में ये लगातार शामिल रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक अपनी मोहर लगाई है। कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू है, ये नहीं आप कह सकते कि आज से लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वैधता करार दी है। तो वैधता कब से करार दी है? जब से कानून बना है। तो स्कूल्स पहले स्लो थे, उसको सवालिया निशान लगा रखा था इस पे, लेकिन अब वो सारे सवाल खत्म हो गए हैं। स्कूलों को अब आगे बढ़ के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और डिपार्टमेंट जो एजुकेशन के हैं उन्हें भी अब स्ट्रिक्ट रूल्स इशू करने चाहिए स्कूलों को कि वह अगर नहीं इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि अभी तक संशय चल रहा था डिपार्टमेंट लेवल पे भी और स्कूल लेवल पे भी। अब सारे संशय, सारे सवाल खत्म हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं है इस कंट्री में, उन्होंने अपनी मोहर लगा दी है। तो इसे अब फुल फोर्स से, और जो मकसद था एक्ट का, गरीब बच्चों को, एक तबके को अपने लेवल पे लाके पढ़ाने का, एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को उन्हें पूरा दिया जाए, ताकि ये पूरी ग्रोथ एक कंट्री की एक निजी तौर पे होगी। संजय नंद जी, जो मुद्दा लगातार रहा है, खासतौर पे निजी स्कूलों ने लगातार इस बात पे एतराज जताया है कि ये उनके लिए संभव नहीं है। उसके तमाम किस्म की दलीलें दी गई हैं, कैसे रीइंबर्समेंट होगा, कब होगा, डायरेक्ट पेमेंट जो है वो सरकार विद्यार्थियों को या उनके पेरेंट्स को कर दे, उसके बाद वो वहां पर जाके दाखिल होंगे। अब कैसे, मतलब ये देखो, ग्रास रूट से कानून तो बन गया था 2009 ऑनवर्ड्स था ही, लेकिन उसके बाद लागू नहीं हुआ। नहीं, लागू भी एज पर, मतलब बताया आपको कि एज फार एज पेपर इज कंसर्न्ड ने अपने उस पे करा। अब क्योंकि ग्रास रूट्स पे एक्चुअली देखना पड़ता है, करना पड़ता है। ग्रास रूट्स पे देखो, हमने एडमिट कर लिया, आज बचा कर लिया, और 25% वी आर एट ए लॉस। वो 25% कहां से करेंगे? नहीं, लॉस की कहीं बात नहीं है, क्योंकि एक्ट में प्रावधान है कि सरकार रीइंबर्स करेगी स्कूलों को जितने बच्चे वह पढ़ाएंगे। तो लॉस का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, और वह खर्चा है जो सरकार एक बच्चे पे पूरे देश में इंकर कर रही है पर मंथ। रीइंबर्समेंट 6 महीने बाद होगी, साल में 2 बार होगी। आप आज एडमिट करिए बच्चा, जितने बच्चे आपने एडमिट कर रहे हैं उनकी फीस चंडीगढ़ में 1163 रुपए महीना की तय हुई है, वह रीइंबर्स होगा, एज पर कानून होगा। आप ये नहीं कह सकते उसका कि हमें एडवांस में दिया जाए, फिर तो वो कमर्शियल बेनिफिट आ गया, फिर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। तो कोई भी फीस नहीं लेते हैं हम। और द ओनली थिंग इज, आज इकोनॉमिक टाइम्स में था कि जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है इस 5000 प्लस एक बच्चे पे स्पेंड करती है। हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद सीट, आज एडमिशन ली बच्चे ने, कल को चला गया, विल दे, उसका क्या होगा उस सीट का? उसी हमारे स्कूल को तो लॉस है ना उस पे। वो तो दूसरा विद्यार्थी भी जो आपको पूरी फीस दे वो भी तो जा सकता है। नहीं, दूसरा अगर नहीं आया, उसी आज की तारीख में भी हमारे पास, नाइस स्कूल आई कैन टेल यू कि हमारे पास सिर्फ 6 बच्चे एडमिट हुए हैं। एक तो दे फील शाय क्योंकि इंग्लिश मीडियम होते हैं, और डिस्पैरिटी तो है व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग द लंच बॉक्सेस। और
जो नॉर्मल दूसरे बच्चे आते हैं तो उनका डिस्पेयर एकदम हो ये जाती है। दिक्कतें देखिए धीरे धीरे दूर होंगी। ये अपन मन grassroots से level पे इसको हमने सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को। ये धीरे धीरे जब आप शुरू हम करेंगे, homework देते हैं उनको, सर्कुलर पहली क्लास से शुरू करिए, ये पूरे स्कूल में नहीं लागू होना है, इनिशियल क्लास से लागू होना है। अभी पहली कक्षा में लागू होगा या नर्सरी जिससे स्कूल स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। तब तक अमीर आदमी भी गरीब के यूज्ड टू हो जाएगा, गरीब आदमी भी अमीर के यूज्ड टू हो जाएगा। फीलिंग अपनी होनी चाहिए खुले में करके देखने की। डॉक्टर पुरी, लगातार जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ये एक दलील रही है कि जो बच्चे हैं वो कैसे कोप अप कर पाएंगे, लंच बॉक्सेस की जैसे प्रिंसिपल साहब ने बात की है, इसके बिना तमाम किस्म की बातें कि उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा, ये तमाम किस्म की बातें, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं पहले एक जो भाई साहब ने एक बात कही थी कि एक मैं बात थोड़ा करेक्ट अगर करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो प्राइवेट 25% वाला मसला है, अभी तक जो हुआ सो हुआ, इट इज फ्रॉम टुडे थर्सडे, कल से Strictly लागू होगा। पिछला जो हो गया उसके ऊपर वो उसको नहीं छेड़ेंगे। हाँ, नहीं छेड़ेंगे। दूसरी बात जो आपने ये बात कही है कि मैं इसको एक और एंगल से देखता हूं, मैं ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की लाइट में देखता हूं। पहले उन्होंने ये बोला है कि ये पूरा जो एक्ट बनाया गया है ये इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक नहीं है, ये चाइल्ड स्पेसिफिक है। एक तो इसकी इस तर्ज को देखें। दूसरा कि जितना सोशल फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी है वो इससे मजबूत होगा। ये जो एक्सक्लूजन चल रही है ना कि बिल्कुल एक अलग तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, और ये एक्सक्लूजन रिलेटिव है। एक यहां पे एक ग्रुप है, वो एक्सक्लूजन है किसी मुल्क के अंदर ही कई किस्म के मुल्क हैं। कई किस्म के हैं, और कई किस्म की उसकी भी इतनी दर्जाबंदियां हैं कि अगर आप, मैं ये कहूं कि अगर आप किसी सरकारी स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में, चाहे कितना बड़ा चाहे कितना छोटा, वहां भी चले जाएं तो कोई भी इस बात से मुनकर नहीं होगा कि वहां भी उनकी दर्जाबंदी है। उसको तोड़ने में हमने कुछ नहीं किया है। असल में प्रॉब्लम क्या है? ये है कि हमें एक माइंडसेट, एक इस तरह की सोच को आगे लाना होगा और उसके ऊपर विश्वास करना होगा कि ये मुल्क या कोई भी मुल्क नहीं बचना अगर लोगों ने एक दूसरे के प्रति एक सद्भावना की तरीके से नहीं चलना। हाँ जी। ये किसी को छोटा बना के किसी को बड़ा बना के ये मुल्क नहीं चलना। और ये एहसास स्कूली बच्चे में सबसे पहले डाला जाए तो फिर आगे बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। और मैं ये कहता हूं कि मैं इनकी जो इन्होंने कुछ बात कही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जैसे जो भी बच्चा एक अलग से माहौल में आएगा तो उसको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, पर मुझे ये लगता है कि अगर हमारा नजरिया ये होगा कि ये मुश्किल इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, ये समस्या, क्योंकि मुश्किल तो जब एक स्कूल में बच्चे दाखिल होते हैं जी, ये हो सकता है कि कम से कम इनकम लेवल उनका कुछ होता हो जिसके कारण वो वहां पर आते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता होगा कि सारे लोग एक जैसा ही खाते हैं, एक जैसा ही पहनते हैं। नहीं, बिल्कुल एक जैसे ही वाहनों में स्कूल में आते हैं। जी, मैं दूसरी एक बात और भी कहता हूं कि जो फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, उनको तोड़ने के लिए तो ये कानून बना है। और ये बैरियर सबसे पहले स्कूल और स्कूल चलाने वाली मैनेजमेंट्स को तोड़ने हैं, अध्यापकों को तोड़ने हैं। इसके साथ ही हमारे लिए समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे तो बहस को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार के कानून के बारे में। संजय आनंद जी, जो बात आपने कही कि जो गरीब तबके के बच्चे अगर स्कूलों में आएंगे तो उनको एक एहसास रहेगा एक गरीबी का, जिससे उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर फीलिंग रहेगी। एक्चुअली अभी तक ऐसे स्कूल बेसिकली आर नेशन बिल्डर्स। जो भी आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी कभी स्कूल में थे, तभी बने, स्कूल से ही गए। एंड वी बिलीव इन दी ऑल स्कूल्स, आई थिंक शुड बिलीव इन दी मैक्सिमम तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो वो ग्रास रूट लेवल पे अगर ठीक करें हम, अभी तक तो कास्ट बैरियर्स थे इंडिया में, अब ये फाइनेंशियल बैरियर्स भी कर दिए हैं। तो फाइनेंशियल बैरियर तो मुफ्त में पूरे क्योंकि हमारे देश के सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 77% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 20 रुपीज पर डे के जो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, ये सरकारी आंकड़ा कहता है। तो उनको कहीं ना कहीं तो पढ़ना है, रहना है। और स्कूल में एडमिशन के लिए दे डोंट आस्क यू फॉर कि आपके इनकम क्या है।